हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज आइए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की टॉपिक को क्वेश्चंस को देखते हैं। कल भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स की क्वेश्चंस आई थी, तो आज देखते हैं कितनी क्वेश्चन है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो प्रीवियस लेसन या फिर प्रीवियस मंथ की अगर आप लोग को क्विज सॉल्व करनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक मंथ की यहाँ पे क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। कल हम लोग 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से रिलेटेड है। आपको इनकरेक्ट बताना है। ध्यान रखिए कि इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एसडीआरएफ को जो ये बनाया गया था, ये 14th जो फिनेंस कमीशन है उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनाया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 50% यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है एसडीआरएफ में, और जो रिमेनिंग यहाँ पे 50% है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड है कि एक स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये फंड आपका यूज़ किया जाता है जो भी एसडीआरएफ में अवेलेबल है, और यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कोई भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो उनमें जो फंसे हुए लोग होते हैं, विक्टिम होते हैं, तो उनको यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो फंड है वो एसडीआरएफ के द्वारा जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू बना था या फिर नहीं बना था। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा रहे होंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन जो है अभी गया है 2015 में, और एसडीआरएफ की जो एग्जिस्टेंस है वो इससे पहले से ही है, तो इसलिए ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोग देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि 50% यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करे और 50% स्टेट गवर्नमेंट करे। ये भी आपका फैक्चुअल है, बट थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप करना चाहो तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि नहीं, ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली आपका फैक्चुअल था, बट आप लोग, एक होता है ना कि थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा दाएँ बाएँ देख लिया कीजिए। एक होता है ना तोड़ मड़ोड़ करके किसी भी तरीके से सोच के आपको बस स्टेटमेंट तक पहुँचना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, और डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि एसडीआरएफ में जो भी आपका फंड दिया जाता है इसका बेसिक मुद्दा तो यही है ना कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनमें जो विक्टिम्स फंसे होते हैं उन्हीं को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना है। तो अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो अभी आप लोग देखते हो कि कितना ज़्यादा हमारे कंट्रीज़ में फ्लड की सिचुएशन है, या फिर अगर आप लोग देख सकते हो कि हमेशा ड्रॉट आता है या फिर फ्लड, तो साइक्लोन आता है, तो इसमें जो स्टेट की जो आपको देखने को मिलेगा जो रिलीफ टीम है वो एसडीआरएफ के होते हैं, और साथ ही साथ एनडीआरएफ होते हैं जो हमारे सेंट्रल लेवल के होते हैं। तो ये दोनों का एक बेसिक काम यही है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो तो स्टेटमेंट और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, तो दो फंसता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। एसडीआरएफ के बारे में बात करें तो ये आपका बनाया गया है हर एक स्टेट के द्वारा, और जो प्रोविजन दिया गया है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। ऐसा कहीं भी नहीं है कि 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही, इसका रिकमेंडेशन के द्वारा बनाया गया, नहीं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005। ये वही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके थ्रू जो है हमारे कंट्री में लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के दौरान। जो 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था वो इसी कानून के द्वारा लगाया गया था। ये जो बनाया गया है ये हमारे 13th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिया गया। 14th नहीं, क्योंकि मैं यही बोल रही थी, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि इससे पहले वाला जो है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे था, तो ये 13th फाइनेंस कमीशन के था। फंडिंग आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा दिया जाता है 75%, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ द दिया जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का देखोगे तो 90% जो है स्पेशल कैटेगरी के जितने स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें हेड्स की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हेड किए जाते हैं। डिजास्टर है जिसमें कि आप देखोगे कि कौन कौन से डिजास्टर को यहाँ पे कवर किया गया है। साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट और कोल्ड वेव्स। तो ये सारे यहाँ पे डिजास्टर है जिसमें कि एसडीआरएफ जो है काम करेगा। लोकल डिजास्टर अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अप टू 10% जो फंड है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है एसडीआरएफ के तहत, और ये भी इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो है किसी स्टेट में आता है तो। सो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को पता होना चाहिए। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 का है। इसमें जो फार्मर्स है किस किस तरीके के फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है इस कानून के तहत। एग्रीकल्चर ऑपरेशन होल्डर, गार्डनर, पैस्ट्रोलिस्ट, या फिर पर्सन इंगेज्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर नॉन कॉर्पोरेट प्लांटर्स। तो कौन कौन है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बहुत अटपटा सा है। ऑल एक्सेप्ट 2, ऑल एक्सेप्ट 3, ऑल एक्सेप्ट 5, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पे जो करेक्ट है, थोड़ा सा आप लोग मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लिया कीजिए, जिससे कि आप लोग बेटर समझ पाओ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे हमारा डी। इट मीन्स कि सारी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि फार्मर्स का मतलब ही है, एक तो एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होल्डर्स तो है ही, साथ ही गार्डनर्स है, गार्डनर्स भी आते हैं जो कि आपका गार्डनिंग वगैरह करते हैं, पैस्टोरलिस्ट भी आते हैं जो पशुपालन जो है वो करते हैं, कुछ पशु भी आप लोग जो है वो पालते वगैरह हैं। साथ ही पर्सन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। नॉन कॉर्पोरेट प्लांटर्स है, तो ये भी आपके जितने भी लोग हैं ये फार्मर्स के तहत ही आते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे और भी है कि कुछ ऑक्यूपेशन में जो आपके फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन में रिलेटेड है, इंगेज्ड है, जैसे सेरीकल्चर हो गया, वर्मी कल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारे फार्मर्स के कैटेगरी में ही आते हैं। साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होल्डर्स, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट्स है, पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक रियरर्स है, फिशर्स है, बी कीपर्स है, गार्डनर्स है, सारे लोग यहाँ पे फार्मर्स के कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो करेक्ट आप यहाँ पे देखते हैं, पीएम किसान जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% फंडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। सेकेंड है कि इस स्कीम के तहत जो इनकम सपोर्ट है वो 6000 पर ईयर दिया जाएगा और ये सारे फार्मर्स फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। थर्ड है कि जो डेफिनेशन है फैमिली का इस स्कीम के अंदर, फैमिली कहने का मतलब है कि हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन होने चाहिए। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल करेक्ट है, पीएम किसान, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी हमारे किसान भाई है सारे फार्मर्स को यहाँ पे आपका 6000 पर ईयर दिया जाएगा और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2000 आपका जो है 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जा रहा है और फैमिली का मतलब ही है कि हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। और भी यहाँ पे आपका प्रोविज़न है, इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट और अगर यूटी में है तो यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नमेंट पे ऊपर ये आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी तो हम लोग स्टेटमेंट देख लिए। ये जो स्कीम है इनिशियली यहाँ पे इनकम सपोर्ट करने के लिए दिया गया था, वो भी स्मॉल और मार्जिनल फैमिलीज़ को जिनके पास यहाँ पे 2 हेक्टेयर्स तक का लैंड है, बट बाद में इसको एक्सपेंड किया गया और सारे फैमिली जितने भी फार्मर फैमिली है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, इररिस्पेक्टिव कि उनके पास कितना ज़मीन है नहीं है, ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि एफ्लुएंट फार्मर्स जो है उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है, जैसे कि इनकम टैक्स पेयर है, कुछ ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जिनको हम लोग अमीर फार्मर्स कहते हैं, तो जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको यहाँ पे बाहर रखा गया। साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल होते हैं, मान लीजिए कि किसान के साथ साथ वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर्स भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और पेंशनर भी है, वो पेंशन भी उनको मिलता है 10,000 पर मंथ। तो ये सारे लोगों को यहाँ से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन में भी ध्यान रखना है, क्या पता इससे भी क्वेश्चन बन जाए, है कि नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, तो इसको इड्डा भी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो इड्डा है ये महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की, और ये जो काम किया जाता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत है। सेकेंड है कि इसको रजिस्टर किया गया है एनबीएफसी के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। थर्ड है कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए, और ये भी यहाँ पे सीपीएसयू के द्वारा जो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाता है उसकी ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बताइए कौन सी करेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे अटपटा नहीं लग रहा है कि ये महारत्न कंपनी है, या फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे अटपटा लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो मैं बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी आ गया। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। ये महारत्न नहीं है, मिनी रत्न है, क्योंकि महारत्न जितने भी कंपनी है आपको याद रखना है 8 हो चुके हैं महारत्न कंपनी। तो चलिए इसी बात पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से महारत्न कंपनी है, पता भी चले आप लोग को, और नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा ज़रा, क्योंकि महारत्न कंपनी इस तरीके का सिली स्टेटमेंट में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं कहीं भी फंसना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और ऐसे मिस्टेक्स जो है यूपीएससी करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसमें इंडल्ज नहीं होना। इड्डा एक मिनी रत्न है, कैटेगरी 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि सच में ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहाँ पे आपका कंट्रोल किया जाता है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ना वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था।
साथ ही इड्डा का अगर देखें तो इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा भी नोटिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, और जो रजिस्टर किया गया है एनबीएफसी जैसा, तो ये आरबीआई के द्वारा आरबीआई के साथ यहाँ पे किया गया है। इड्डा का यहाँ पे मोटो देखें तो इसका मोटो है कि एनर्जी फॉर एवर, हमेशा के लिए एनर्जी। और ये जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है इड्डा, कि अगर किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा अगर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट को अगर सेटअप करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इड्डा ही सामने आते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है आई फ्लोज रिसेंटली न्यूज़ में था, किस टॉपिक से रिलेटेड है? क्या ये फ्लोरिड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, या इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम है, या फिर फ्लड वार्निंग सिस्टम है, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है? सो है क्या, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, इट मीन्स की फ्लड वार्निंग सिस्टम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग देखोगे कि महाराष्ट्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है एक आपका इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है। जैसे कि आपका फ्लड आने वाला है, हम लोग देख रहे हैं कि अभी मुंबई का क्या हालत हुआ था जब बारिश स्टार्ट हुई थी मानसून की। तो हर एक साल है कि मानसून जब भी आता है, दस्तक देता है, तो मुंबई में आपका फ्लड आता है। वैसे ही अभी हम लोग देख रहे हैं तो असम की क्या हालत है, असम में भी फ्लड आ चुका है। बिहार, नॉर्थ बिहार की आप लोग हालत देख सकते हो। तो ये एक हर साल का है कि ऐसा होता ही है। चेन्नई में हम लोग देखे थे 2015 में इस तरीके का फ्लड आया था, तो उसके बाद से ये आपका सिस्टम निकल कर आया था, फ्लड वार्निंग सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ घंटे यानी कि 6 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में जो है वार्निंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी फ्लड प्रोन एरिया है उस स्टेट में कहीं भी। तो यहाँ पे एडवांस में जो है बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपका फ्लड आने वाला है, सो डैट जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं तो वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और हाँ, मुंबई यहाँ पे सेकंड स्टेट है, फर्स्ट यहाँ पे स्टेट जो है चेन्नई है। तो अब तक हमारे यहाँ 2 ऐसे स्टेट है जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जो यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, जिसके द्वारा हमारे यहाँ के जो हायर एजुकेशन है इंडिया में उसको रैंक किया जाता है। सो क्या क्या पैरामीटर्स है ये आपको बताना है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, सेकंड है कि रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, थर्ड इज़ ग्रेजुएशन आउटकम्स, एंड फोर्थ इज़ पीयर परसेप्शंस। तो है क्या, ये बताना आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट बात करें 13 की, तो इस तरीके की जनरली अगर आपका मल्टीपल ऑप्शन दिया रहता है ना, तो इसमें आप लोग जो है डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है, ऐसा मेजोरिटी देखा गया है, बट ये श्योर नहीं होता है। यूपीएससी के अगर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो ऐसा 100% बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स कुछ ऐसे भी ऑप्शन आपके यहाँ पे फिट कर दिए जाते हैं जो कि इनकरेक्ट होते हैं। बट एक कॉमन अगर आप लोग को जैसे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन तुक्का मार के भी निकालना होता है कि इंटेलिजेंस गेस में भी, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग ऑप्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो सब है। अगर हायर एजुकेशंस को आप लोग को जज करना है, देखना है कि हायर एजुकेशन कैसी है, तो आप वहाँ पे देखोगे ना बेसिकली कि वहाँ की टीचिंग कैसी है, वहाँ की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, और रिसोर्सेज कितना है, क्या बुक्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है हायर एजुकेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड, आप लोग देखोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है कि नहीं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती है कि नहीं, यानी कि आप लोग जो है वहाँ पे सिर्फ रट्टू तोता जैसा काम नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है कि नहीं। तो सेकंड भी सही है। ग्रेजुएशन आउटकम, अगर वहाँ पे ग्रेजुएशन हो रहा है हायर एजुकेशन में, तो कितने बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, अच्छे तरीके से निकल रहे हैं कि नहीं, कितने सीजीपीए के साथ निकल रहे हैं, परसेंटेज के साथ निकल रहे हैं। तो आउटकम्स भी आप लोग देखोगे कि फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं बच्चों को। साथ ही पीयर परसेप्शन है, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उनका आपस में क्या परसेप्शंस है ये देखा जाएगा। यानी कि जैसे आप भी कुछ किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपसे जो आप जब निकलते हो तो आप अपना व्यू बताते हो कि हाँ, मैं जो कॉलेज से पढ़ कर आया वहाँ पे आप जो है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, या फिर आप अपने आगे आने वाले जितने भी दोस्त है या फिर आपके भाई बहन है तो उसको आप लोग सपोर्ट करोगे कि नहीं कि हाँ आप आइए इस इंस्टीट्यूशन में पढ़िए। तो इससे क्या होता है कि एक परसेप्शन है, हर किसी का एक अपने कॉलेज के बारे में परसेप्शंस होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका इससे गाइड किया जाता है। ओके, ये सारे पैरामीटर्स है जिसमें कि देखा जाता है। तो आईआईटी मद्रास है जो कि आज का भी हमारे कंट्री का जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है जो प्राइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर डी कंट्रोल्ड इन इंडिया। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे कंट्री में जिसको डी कंट्रोल किया जाता है इंडिया में। तो ऑप्शन देख लीजिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल, डोमेस्टिक एलपीजी, पेट्रोल और पीडीएस केरोसिल, या फिर डीजल। ठीक है, तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है। अब यहाँ पे भी आप लोग के पास जो है ऑप्शन है। अब आप लोग देखिए क्या आप लोग सारे ऑप्शंस के साथ जाना चाहोगे या फिर यहाँ पे कुछ भी आपका एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा कि नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, या फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि डी कंट्रोल किया जाता है इंडिया में। तो ध्यान से देखिए, बताइए। सबसे पहला है एविएशन टरबाइन फ्यूल जो कि एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक एलपीजी नो, पेट्रोल यस,
BDS kerosene, no, and diesel, yes. So the correct option will be first, third and fifth. First, third and fifth, that is B. ओके, देखिए अगेन यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया, अगर आप लोग सारे के साथ चले जाते हो तो डी ऑप्शन हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ मेजोरिटी के केस में मैं बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि 100% जो है जितने भी आपके मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं तो यहाँ पे वही करेक्ट होता है, नहीं। अगर हम लोग सेंसिटिव पेट्रोलियम कंज्यूमर, अगर सेंसिटिव जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंज्यूमर है उसमें अगर हम लोग देखें तो डी कंट्रोल किया गया था, यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल को 2002 में किया गया था, 2010 में पेट्रोल को किया गया था, 2014 में डीजल को किया गया था, और अभी भी ये जो है ना प्राइस कंट्रोल के ही अंदर है, यानी कि एलपीजी है, आपका जो है पीडीएस केरोसिन है, ये सब प्राइस कंट्रोल है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि एलपीजी जो डोमेस्टिक आपका ये जो एलपीजी सिलेंडर गैस लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, हर एक दिन फ्लक्चुएट नहीं करता है कि नहीं। आपका 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या फिर 2 साल इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, हर महीने, हर एक दिन तो नहीं होता। लेकिन पेट्रोल डीजल का आप लोग देखते हो कि बहुत जल्दी जो है आपका फ्लक्चुएट होता है, कुछ पैसे बढ़ गया, कभी कुछ पैसे घट गया, वीक में होता है, कभी पर डे भी होता है। तो इस तरीके का क्या है कि उसमें कंट्रोल नहीं है। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल का भी यही हालत देखने को मिलता है, तो ये डी कंट्रोल्ड है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइज़ आई होप कि आज अभी हम लोग को यहाँ पे एंड करना चाहिए क्योंकि 15 मिनट्स हो गए। देखिए इस वीडियो का मेरा एक ही टारगेट होता है कि मैं कम से कम टाइम लूँ आपका, और 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही मैं यहाँ पे आपका इस लेसन को रखना चाहती हूँ, जिससे कि आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और मॉर्निंग में अगर सॉल्व कर लेते हो ना तो पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते होंगे। अगर अच्छे मार्क्स आए तो उसके लिए एनर्जेटिक फील करते हो कि और भी अच्छा करना है, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं आप लोग के तो आप लोग को ये मोटिवेशन होता होगा कि नहीं अच्छे से स्टडी करनी है, जिससे कि एक अच्छा मार्क्स आ सके, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बेसिक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें तो आप लोग को अच्छा मार्क्स आना चाहिए, और काफ़ी बच्चों को अच्छा मार्क्स आता भी है। आप लोग जो मेरे साथ शेयर करते हो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का ये जो इंसाइट की जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, ये बहुत अप टू द मार्क आपको यूपीएससी का देखने को मिलेगा। तो अगर इतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो ना, तो फिर आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग को कोई भी वहाँ पे जो है ना हरा नहीं सकता। सिंपल सा बात है, आपको प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर इतने आप लोग हर मंथ के जो है इस लेवल के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो, तो बेटर है कि इस लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग यहीं पे सॉल्व कर लो, जिससे कि एग्जाम हॉल में जो है कंफर्टेबल फील करो, है कि नहीं। तो बताइएगा आज कितने टोटल क्वेश्चंस हुए और कितना आप लोग को आया। मैं तो इसे काउंट नहीं कर पाती हूँ, 10 to 10 रहता है तो काउंट करने में ईजी रहता है, बट 20 से स्टार्ट करती हूँ तो काउंट नहीं कर पाती हूँ। ओके, सो आप लोग ही बताइएगा। साथ ही अगर ये हेल्पफुल होती है, अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ या फिर ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर किया कीजिए। साथ ही अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।